नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी RT 2009 के बारे में। 86वें संविधान संशोधन जो दिसंबर 2002 को हुआ था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान का जो 21 है उसमें खंड ए जोड़ा गया और जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो राज्य है वह 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करेगा। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद 45 है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए है, उसमें यह कहा गया था कि जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था और हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था, तो उस समय जो अनुच्छेद 45 था उसमें यह कहा गया था कि जो राज्य है इस संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर प्रत्येक जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। और इसके अतिरिक्त जो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं, अनुच्छेद 51 में 51 का आ जोड़ा गया। उसमें यह व्यवस्था की गई कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनके माता पिता, संरक्षक या प्रतिपाल का यह कर्तव्य है कि वह अपने बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस मूल अधिकार जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया, इसके क्रियान्वयन के लिए 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RT एक्ट पारित किया। इसका यह उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेश को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। आगे हम देखते हैं अधिनियम का निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं अधिनियम के निर्माण की, उनके बारे में देखते हैं। तो कैबिनेट ने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको 2 जुलाई 2009 को मंजूरी प्रदान की और 20 जुलाई 2009 को इस अधिनियम ये जो RT अधिनियम था उसे राज्यसभा से मंजूरी प्राप्त हुई और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से यह अधिनियम पास हुआ और 26 अगस्त 2009 को जो तात्कालिक राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पर हस्ताक्षर किया और 1 अप्रैल 2020 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है, जिसे हम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं, वह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वह दुनिया का सबसे लचीला और विस्तृत संविधान है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जब लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों में सम्मिलित हो चुका है जहां पर बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुक्त शिक्षा का प्रावधान है। भारत से पहले 134 देश ऐसे थे जिन्होंने अपने देश में अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया है और भारत ऐसा करने वाला 135वां देश बन गया है। और ये जो RT एक्ट है इसमें 38 धारा
7 अध्याय और 1 अनुसूची सम्मिलित है। अगर हम इसके अब की पॉइंट्स या विशेषताओं की बात करें कि आरटी एक्ट की जो विशेषताएं हैं वह कौन कौन से हैं, तो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत सभी जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वह 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले जो 25% गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना होगा। यदि कोई प्राइवेट स्कूल है ऐसा प्रावधान नहीं करता है और ऐसे गरीब या जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं उनसे फीस की वसूली करता है, तो उस फीस का 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा स्कूल से, और जो स्कूल की मान्यता है उसे भी रद्द किया जा सकता है। यदि मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित किया जाता है तो 1 लाख रुपए का जो दंड है वह है आर्थिक दंड। उसके बाद रोज़ाना 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान भी इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं या विकलांग बच्चे हैं उनकी जो मुक्त शिक्षा की उम्र है उसको बढ़ाकर 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। बच्चों को मुक्त शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार दोनों की है। जो अनुपात की बात करें तो 65 अनुपात जो 4:5 है वह खर्च का अनुपात है। प्रवेश के समय जो कई स्कूल हैं प्रति व्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं और बच्चों के माता पिता का जो साक्षात्कार है वो भी लेते हैं। इसके लिए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि प्रवेश की यह जो प्रक्रिया है उसे बदला जाएगा, और यदि बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है, यदि बच्चों के प्रवेश के लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं या इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं और माता पिता के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, उनके आधार पर यदि बालकों को प्रवेश दिया जाता है तो ऐसा करने पर जो 25,000 का जुर्माना है वह लिया जाएगा, और यदि यह कार्य दोहराया जाता है विद्यालय द्वारा तो 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। जो आरटी अधिनियम है उसके अनुसार जो शिक्षक हैं वह घर पर जो ट्यूशन है वह नहीं ले सकते, क्योंकि कई जो शिक्षक हैं वह ऐसे थे इस अधिनियम के पहले जो विद्यालय में अपना उचित रूप से शिक्षण कार्य संपादित नहीं करते थे, बल्कि घर में जो धन के लालच में घर में प्राइवेट ट्यूशन देते थे। तो यह प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है कि जो शिक्षक हैं वह घर पर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। इस एक्ट के द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ हो वह अपनी आयु के अनुसार एडमिशन करवा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों के स्कूल में प्रवेश की आयु निर्धारित की गई है जो 6 वर्ष की आयु है, यदि वह बच्चा उस आयु में प्रवेश नहीं ले पाता है और यदि उसकी आयु बढ़ जाती है तो उसकी आयु के अनुसार जो उपयुक्त कक्षा होगी तो उसे उसी कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। इस एक्ट द्वारा छात्रों और शिक्षकों के मध्य जो अनुपात है, रेशियो है, उसके बारे में बात की गई है, और स्कूल की इमारतें कैसी होनी चाहिए, शिक्षकों के कार्य समय और कार्य दिवस कितने होंगे, यह सभी मानक निर्धारित किए गए हैं इस अधिनियम के द्वारा। आरटी एक्ट विद्यार्थियों को होने वाले जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है उसको रोकता है। इस अधिनियम के पहले जो विद्यार्थी थे या बच्चे थे उनको कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, चाहे वह शारीरिक उत्पीड़न हो चाहे वह मानसिक उत्पीड़न हो। तो इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के आने से यह जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न था उसका उन्मूलन कर दिया गया है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि बाल सुलभ और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली सुलभ की जाए और इस क्षेत्र में काम किया जाए और यह शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इस एक्ट या जो एक्ट है उसमें बच्चों के संपूर्ण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा
बच्चों को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए बनाया गया था। दिव्यांग बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। जो विभिन्न दिव्यांगताएं हैं, जो कि PWD एक्ट 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 यानी 1999 के अंतर्गत जितनी भी दिव्यांगताएं वर्णित की गई हैं और जितनी भी दिव्यांगताओं को मान्यता प्रदान की गई है, उन दिव्यांगताओं से ग्रसित जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो शिक्षक हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक या दिव्यांग बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो सामान्य शिक्षक हैं उनके लिए भी विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा और इन बच्चों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसी बात इस अधिनियम के द्वारा की गई। जो बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म, किताब, परिवहन सुविधा और मध्याह्न भोजन जैसी जो सुविधाएं हैं उनको मुक्त प्रदान करने की बात इस अधिनियम द्वारा कही गई। बालकों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान भी किया गया कि जो बालक हैं उन्हें किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा कक्षा 8 तक। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसके कारण इस अधिनियम की काफ़ी आलोचना भी की गई कि यह जो नो डिटेंशन पॉलिसी है यह बालकों के विकास में बाधक है और अध्यापक इससे शिथिल हो जाते हैं कि जब बच्चों को फेल ही नहीं होना है तो क्या करना है, सभी बच्चे पास हो जाएंगे। तो इससे शिक्षा का स्तर जो है वह गिरने लगा। इसी के अनुरूप इसमें संशोधन हुआ 2012 में और 2019 में भी संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। इस अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक राज्य, जिला या ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या औसत होने के बजाय छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक निश्चित अनुपात हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। यह प्रावधान है जो वह शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। चाहे वह शहरी क्षेत्र हों, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में जो शिक्षकों की पोस्टिंग है वह समान रूप से की जाएगी छात्रों की संख्या के अनुरूप, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो। यह प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाता है और इसके साथ साथ जो जनगणना संबंधित कार्य हैं, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव से संबंधित कार्य हैं और आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित करता है। अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें जो शिक्षकों की तैनाती है या शिक्षकों को कार्य दिया जाता है उस पर यह अधिनियम प्रतिबंध लगाता है, परंतु जो जनगणना, विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुआ, आपदा प्रबंधन के कार्य हुआ, उसमें शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाती है। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया। और RT एक्ट उचित रूप से जो प्रशिक्षित और शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है जो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उनकी योग्यता का और उनके प्रशिक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है और शिक्षकों के लिए मानक भी निर्धारित किए गए हैं। विद्यालय के जो मानदंड हैं, जो प्राइमरी विद्यालय हैं या जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि जो 1 से 5 तक के विद्यालय हैं उनमें छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात है। तो यदि छात्रों की संख्या 1 से 30 के बीच में है तो 1 शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, और यदि छात्रों की संख्या 31 हो जाती है और 60 के बीच में रहती है, 31 और 60 के बीच में है तो 2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और यदि 61 से 90 के बीच में है तो 3 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और यदि 91 से 120 के बीच में है तो 4 शिक्षकों की नियुक्ति। इसी प्रकार यदि 121 से 150 के बीच में है तो 5 शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है।
इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि छात्रों की संख्या 150 तक रहती है या 150 से भीतर रहती है तो जो हेडमास्टर का पद है वह नहीं होगा। यदि छात्रों की संख्या 150 से ज़्यादा है तो हेडमास्टर का पद होगा, और जो हेडमास्टर होगा उसको जो 4 कक्षाएं लेना आवश्यक होगा। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया। और कार्य दिवसों की बात करें और शिक्षण घंटों की जो न्यूनतम संख्या है उसके बारे में देखें तो 365 दिन में 200 कार्य दिवस होंगे, और 1 से 5 वर्ष के लिए जो 1 से 5 की कक्षा है उसके लिए प्रतिवर्ष शैक्षणिक जो अवधि है वह 800 शिक्षण घंटे निर्धारित की गई। एक जो शिक्षक है उसको न्यूनतम प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे कार्य करना होगा, जिसमें शिक्षण और जो जितने भी कार्य हैं वह सम्मिलित होंगे विद्यालय से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं जो कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए, जो 8वीं कक्षा के लिए जो मानदंड हैं उनके बारे में। तो यदि छात्रों की संख्या 1 से 35 तक है तो 1 शिक्षक, यदि छात्रों की संख्या 36 से 70 के बीच में है तो 2 शिक्षक, यदि छात्रों की संख्या 71 से 105 के बीच में है तो 3 शिक्षकों का प्रावधान किया जाएगा। यदि छात्रों की संख्या 100 तक होगी तो जो हेडमास्टर का पद है वह नहीं होगा। यदि छात्रों की संख्या 100 से अधिक है तो हेडमास्टर का पद सृजित किया जाएगा, जो कि प्राथमिक स्तर पर 150 था। यदि 150 तक होती है तो उसमें नहीं सृजित किया जाएगा, तो इसमें 100 है निर्धारित की गई है। और शिक्षण जो घंटे हैं उनके बारे में बात करें तो 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस, जो 365 दिन में 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। और जो प्रतिवर्ष शैक्षणिक जो कार्य घंटे हैं, जो शिक्षण घंटे हैं, वह 1000 शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं, जबकि प्राथमिक स्तर पर यह 800 शिक्षण घंटे थे। एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम जो 45 घंटे हैं वह शिक्षण कार्य करेगा। यहीं हम बात करें कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय जो छात्र के घर है उससे 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर होगा, जबकि जो 6 से 8 वर्ष तक का विद्यालय है वह 2 किलोमीटर के अंदर होगा। और 2 प्राथमिक विद्यालयों में 1 उच्च प्राथमिक स्कूल का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। यानी जो प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल के मध्य अनुपात है वह 2:1 का रखा गया है। यहीं हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान के बारे में तो सर्व शिक्षा अभियान में यह अनुपात 3:1 का था। यानी जब 3 प्राथमिक स्कूल होंगे या 3 प्राथमिक विद्यालय होंगे उनमें 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय होने का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा जो सर्व शिक्षा अभियान था उसके द्वारा निर्धारित किया गया था, जो कि SRT एक्ट के अनुसार 2:1 है। यानी 2 प्राथमिक विद्यालय होंगे और 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। ऐसा प्रबंध इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। वहीं हम बात करें विद्यालय के भवन के बारे में तो विद्यालय का भवन ऐसा होना चाहिए, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय का भवन ऐसा होना चाहिए जो सभी मौसम वाला हो, तब जो हमें जाड़े से भी बचा सके और बारिश से भी बचा सके, धूप से भी बचा सके, उचित जो हवा है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उचित उजाले की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सभी व्यवस्थाएं जो विद्यालय भवन है उसमें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो शिक्षकों के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, जो भंडार कक्ष है उसकी व्यवस्था, सह प्रधानाध्यापक कक्ष की व्यवस्था, और सबसे प्रमुख बात है कि जो बाधा रहित पहुंच है, सभी जो विद्यार्थी हैं वह निर्बाध रूप से विद्यालय तक पहुंच सकें और विद्यालय का जो भवन है वह बाधा से मुक्त होना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के लोग जो दिव्यांग बच्चे हैं वह भी निर्बाध रूप से विद्यालय भवन में आवागमन कर सकें और अपनी जो पहुंच है उसे सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए बाधा मुक्त जो वातावरण है वह प्रोवाइड किया जाना चाहिए विद्यालय के लिए। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी बालकों को सभी बालक हों चाहे बालिकाएं हों, उनके लिए
पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए या करी जाएगी, ऐसी बात इस अधिनियम के द्वारा की गई। और मध्याह्न भोजन विद्यालय में पकाया जाए, उसके लिए एक रसोई हो, खेल का मैदान हो, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय और साइंस लैब का भी प्रावधान किया जाए, ऐसा भी इस अधिनियम के द्वारा सुनिश्चित किया गया। अब हम देखते हैं विद्यालय प्रबंध समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, एक कमेटी के बारे में। स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है उसके दो भाग होते हैं, एक है साधारण सभा और दूसरी है कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी सभा, यहाँ पर कार्यकारिणी समिति लिख गया है जबकि कार्यकारिणी सभा है, कार्यकारिणी समिति है। साधारण सभा है उसका गठन स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बालक या बालिका के जितने माता पिता हैं वह होंगे, स्कूल में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिका, स्कूल की परिधि में जो निवास करने वाले लोग हैं, जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिका का अध्यक्ष और सदस्य, प्रधान पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, भूतपूर्व शिक्षक और सांसद विधायक, यह सभी जो साधारण सभा हैं उसके सदस्य होंगे और इन सभी को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा। वहीं हम बात करें कार्यकारिणी समिति के बारे में, तो कार्यकारिणी समिति में जो साधारण सभा है उसमें से ही कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और इनका चुनाव के द्वारा चयन किया जाएगा। यह बच्चों के अभिभावक यानी माता पिता होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। और जो कार्यकारिणी सदस्य के संख्या के बारे में बात करें तो वह सदस्य संख्या 16 है। अब हम देखते हैं कि जो प्रावधान आरटी एक्ट के द्वारा किया गया, जिसमें साइंस लैब और सभी बच्चों के लिए निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की गई, इसीलिए बाधा मुक्त जो भवन है और बाधा मुक्त पहुंच के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रोवाइड कराने की बात की गई है, जिससे सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। और विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की पहुंच को सुनिश्चित करना और सभी बच्चों को समान शिक्षा देने की बात कही गई और उचित प्रशिक्षण प्राप्त जो शिक्षक हैं उनका प्रावधान किया गया, जो कि छात्रों से मित्रतापूर्वक बात करेंगे। और लाइब्रेरी में बुक्स की व्यवस्था भी स्कूल कराएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। और मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था स्कूल कराएगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था स्कूल कराएगा और खेल के मैदान की व्यवस्था भी स्कूल द्वारा कराई जाएगी। और विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन और कंप्यूटर लैब का भी आयोजन या कंप्यूटर लैब की व्यवस्था की जाएगी। और बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे लड़कियां भी समाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें और आगे बढ़ सकें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया और इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो वंचित वर्ग हैं उनकी शिक्षा का भी उचित प्रावधान किया गया। यदि हम बात करें इस अधिनियम के जो महत्वपूर्ण उपबंध हैं या महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में, तो इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण धारा हैं, जिसमें धारा 3 है, उसमें कहा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वह 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को की पहली से 8वीं कक्षा तक का प्रावधान है। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए 8वीं तक की जो कक्षा है वह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि धारा 3 के अंतर्गत कहा गया है। अब हम देखते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो कि संशोधन हुआ 2019 में, उसके बारे में। तो जो जब यह आरटी एक्ट आया तो उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी निर्धारित की गई कि किसी भी बालक को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, जो कि
जिसके कारण इस अधिनियम की काफ़ी आलोचना भी हुई और इसके कारण 2012 में इस अधिनियम में सुधार भी किया गया। इसके पश्चात 2015 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति का गठन किया गया। इस शिक्षा समिति ने भी यह प्रावधान किया कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। उसी के सुझावों के अनुरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया, जिसे हम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जानते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई बच्चा 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल हो जाता है तो इस नए अधिनियम के अनुरूप उस बच्चे को 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और जो बच्चे फेल हुए हैं उनके बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उनके लिए रेमेडियल टीचिंग यानी विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनके जो शिक्षा है उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। और यदि बच्चा यह सब करने के पश्चात भी दोबारा से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है और बच्चा किन्हीं कारणों में फेल हो जाता है तो ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है कि उस बच्चे को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा और यदि बच्चा पास हो जाता है तो उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। तो यह प्रावधान ये जो 2019 का संशोधन है उसके अंतर्गत किया गया। आलोचना की बात करें तो इस अधिनियम की आलोचना इसलिए की जाती है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी यह था कि सभी को जो समान शिक्षा है उसकी घोषणा सरकार को करनी चाहिए थी कि संपूर्ण देश में जो सभी बच्चे हैं उनको एक तरह के स्कूल में पढ़ाया जाएगा और सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। हम यह देखते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं वह सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अमीर लोगों के बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और जो सरकारी स्कूल हैं उनका पाठ्यक्रम भी अलग रहता है, प्राइवेट स्कूलों का पाठ्यक्रम अलग रहता है। तो यह जो भिन्नताएं हैं सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए था कि यह भिन्नताएं या विषमताएं समाप्त करके एक समानतापूर्ण जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी और समाज से यह विषमताएं समाप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस विधेयक में जो यह प्रावधान किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, परंतु जो 6 वर्ष से नीचे की आयु वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई बात इस अधिनियम में नहीं कही गई है। और इस विधेयक में यह जो बजट के प्रावधान के बारे में है कि कितना बजट आवंटित किया जाएगा, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। इस अधिनियम के द्वारा बिना किसी दस्तावेज के जो एडमिशन है उसका जिक्र किया गया है कि बिना किसी दस्तावेज होने के भी जो विद्यार्थी हैं उनका जो प्रवेश है वह लिया जाएगा और विद्यालयों से जो अभिभावकों का इंटरव्यू है और स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग है वह समाप्त कर दी जाएगी। परंतु हमें जब हम वास्तविक धरातल पर देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि यह सभी फेल हो चुके हैं और विभिन्न जो दस्तावेज हैं जैसे BPL कार्ड हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ आदि सभी जमा करने के पश्चात ही दाखिला जो बच्चों को है वह दिया जाता है। यदि किसी बच्चे के पास चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे वह अनाथ बच्चा हो, चाहे वह डिसेबल बच्चा हो, चाहे SC/ST कम्युनिटी का हो, माइनॉरिटीज़ का हो, चाहे वह वीकर सेक्शन का हो, किसी भी बच्चे को जब तक यह वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराता है तब तक उसे प्रवेश नहीं दिया जाता। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं उनके अभाव में भी ये जो बच्चे हैं वह शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इस अधिनियम में निजी प्रबंधकों को जो अधिकार हैं बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपनी संस्थाओं को चलाने का अधिकार का है, उनका उल्लंघन किया गया है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए। तो इस अधिनियम के द्वारा जो अलाभकारी समूह के बच्चे हैं
उनके लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है प्राइवेट स्कूलों में। यदि कोई प्राइवेट स्कूल है उसमें 100 सीटें हैं तो उसकी जो 25 सीटें हैं वह अलाभकारी यानी डिसएडवांटेज जो चाइल्ड हैं उनके लिए आरक्षित की जाएंगी, जिसके अंतर्गत जो HIV से पीड़ित बच्चे हुए, अनाथ बच्चे हुए, डिसेबल्ड बच्चे हुए, माइग्रेंट बच्चे हुए और स्ट्रीट चिल्ड्रन हुए, इनके लिए 5% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ST कम्युनिटीज़ के लिए 4% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ST जो SC है, SC कम्युनिटी के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चे हैं। टोटल मिला के डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए 19% आरक्षण और जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, EWS की बात करें तो उसमें OBC और माइनॉरिटीज़ जो अदर जितनी भी कास्ट हैं जिनके अभिभावक की जो सालाना इनकम है वह 60,000 तक है, तो 5% बालक ऐसे हैं, 6% बालक जो ऐसे हैं जो कि EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के हैं, उनको इस अधिनियम के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो हम देखते हैं कि यह जो अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वह सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने की बात करता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चाहे वह किसी भी कम्युनिटीज़ का हो, चाहे वह डिसेबल बच्चा हो, चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे वह स्ट्रीट चिल्ड्रन हो, चाहे वह किसी भी कम्युनिटी का हो या चाहे बालिकाएं हों, सभी की शिक्षा की बात इस अधिनियम में की गई है कि सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है 25%। तो इसके साथ ही यदि हम बात करें दिव्यांगों की शिक्षा के बारे में, तो दिव्यांगों के लिए जब यह अधिनियम बना तो उसमें 14 वर्ष तक जो 14 वर्ष की आयु तक है उसमें ही बच्चों का प्रावधान किया गया था, परंतु उसके पश्चात इसमें जो विकलांगों की शिक्षा या दिव्यांगों की शिक्षा है उसकी आयु को बढ़ाया गया और उसे बढ़ाकर 18 वर्ष सुनिश्चित कर दिया गया। जैसा कि PWD एक्ट 1995 में कहा गया था कि जो डिसेबल चाइल्ड हैं उनकी 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। उसी के अनुरूप RT एक्ट में जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा 18 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। और प्रस्तावना के खंड 2D में अलाभकारी समूह के बच्चे यानी चाइल्ड बिलोंग्स टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बारे में चर्चा की गई और इसमें कहा गया कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना के द्वारा स्पष्टीकरण करके किसी समूह को जो किसी दूसरे कारण से अलाभकारी हैं उनको इस खंड में शामिल किया जाएगा। तो यह सभी हमने देखा कि RT एक्ट था, उसके अंतर्गत सभी की शिक्षा सुनिश्चित की गई, चाहे वह किसी भी ग्रुप के हों, चाहे वह बालक हों, बालिका हों, दिव्यांग हों, अल्पसंख्यक वर्ग के हों, SC ST कम्युनिटीज़ के हों या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हों, सभी की शिक्षा की बात इस अधिनियम में की गई और पर्याप्त व्यवस्था की गई इनकी शिक्षा के लिए, जिससे कि सभी में समानता और जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।